Welcome to Family Law. So today we are going to start with Order 16A, Attendance of Witnesses Confined or Detained in Prison. अब कोई witness अगर prison में detained है तो उस पर witnesses कैसे सर्व होते हैं? तो जनरली उसके witnesses उसके समन्स कैसे सर्व होते हैं? तो उस विटनेस के समन्स किसको सर्व किया जाता है? जो प्रिजन का इंचार्ज होता है ना, उसको सर्व किया जाता है. तो इंचार्ज ऑफ द प्रिजन को सर्व किया जाता है. तो रूल 1 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. डेफिनेशंस जो हैं, तो डिटेन की डेफिनेशन क्या होती है? लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन. तो डिटेन का मतलब तो प्रिवेंटिव मेजर्स ले रहा है ना कोई भी लॉ, कि उसको डिटेन किया जा रहा है. कोई रिफॉर्मेटिव होम में तो नहीं भेजा जा रहा. तो इससे याद रखना, डिटेन मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन. अब प्रिजन की क्या डेफिनेशन है? Any person which has been declared by state government, any place which has been declared by state government by general or special order, subsidiary jail. तो स्टेट गवर्नमेंट करता है, ये याद रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करता है. और क्या होता है प्रिजन? एनी रिफॉर्मेटरी बॉस्टल इंस्टीट्यूशन और अदर इंस्टीट्यूशन ऑफ अ लाइक नेचर. जैसे जुवेनाइल होम्स होते हैं, उनको वो क्या होता है? रिफॉर्मेटरी इंस्टीट्यूशन ही तो होता है. तो उसको भी प्रिजन ही बोला जाता है, क्योंकि वो ऑफेंडर्स को डिटेन करने के लिए, उन्हें रिफॉर्म करने के लिए काम आता है. देन पर्सन टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ प्रिजनर्स टू गिव एविडेंस. अब क्या होता है? कोर्ट के पास पावर होता है कि जो प्रिजनर्स हैं ना, उनको एविडेंस के लिए बुलाया जाए. कि अगर किसी केस में ऐसा लगता है कि उसका एविडेंस या उसका कुछ भी स्टेटमेंट वगैरह नेसेसरी होगा, उसका एज अ विटनेस अपीयर होना नेसेसरी होगा, तो कोर्ट ऑर्डर करेगा ऑफिसर इन चार्ज ऑफ प्रिजन को टू प्रोड्यूस द पर्सन बिफोर द कोर्ट. कि कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाए उस पर्सन को एविडेंस देने के लिए. If the distance from prison to the courthouse is more than 25 kilometers, तब उस पर ऑर्डर नहीं किया जाएगा अनलेस, तब उसके ऊपर समन नहीं भेजा जाएगा अनलेस कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन ऑन द कमीशन विल नॉट बी एडिकेट. अब कोर्ट क्या करता है? एक कमीशन इस्टेब्लिश कर देता है कुछ 3-4 पर्सन्स की, कि वो जाके प्रिजन के अंदर ही उससे पूछताछ करें, एग्जामिनेशन करे उसका. तो कोर्ट क्या करता है? अगर 25 किलोमीटर के रेडियस के अंदर नहीं है कोर्ट के वो पर्सन, प्रिजन 25 किलोमीटर के बाहर है, तो कमीशन इस्टेब्लिश कर देता है जनरली. पर अगर उसे ऐसा लग रहा है कमीशन से बात नहीं बनेगी, तो उस पर्सन को बुलवा भी सकता है. अब इसका एक्सपेंस कौन पे करेगा? जिस पर्सन के लिए उस पर्सन को बुलाया जा रहा है, जिसके बेनिफिट के लिए वो उस पर्सन को बुलाया जा रहा है. अब कुछ पर्सन्स को प्रिजन से बाहर निकलने के लिए मना किया जा सकता है, उसका नेचर ऑफ ऑफेंस जो उसने कमिट किया है वो देखते हुए. तो स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर दे सकता है कि उस पर्सन को ना अपीयर करवाया जाए कोर्ट में, प्रिजन के बाहर ना निकलवाया जाए. देन रूल 5, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ प्रिजन टू एब्सटेन फ्रॉम कैरिंग आउट ऑर्डर इन सर्टेन केसेस. अब अगर ऑफिसर इन चार्ज ऑफ प्रिजन है, वो कब, कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जब वो उस पर्सन को प्रिजन से बाहर नहीं निकलवाया जाता. जैसे कि वो मेडिकल ऑफिसर ने अटैच कर दिया है कि वो अनफिट है, मतलब वो बहुत कमज़ोर है, या कुछ प्रिजन से बाहर नहीं निकाला जा सकता बिकॉज ऑफ सिकनेस एंड इन्फर्मिटी. या तो वो बीमार है या वो केपेबल नहीं है बाहर जाने के. और कब नहीं निकाल सकता? अगर उस पर कुछ इन्वेस्टिगेशन या कुछ ट्रायल पेंडिंग है, रिमांड ट्रायल पेंडिंग है, तो उस सिचुएशन में भी उसे बाहर नहीं निकाला जा सकता. अब जो उसको कस्टडी का टाइम दिया गया है वो ही एक्सपायर हो जाएगा बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ टाइम ऑफ कंप्लाइंग द ऑर्डर. मतलब जिस टाइम पीरियड में उसे कंप्लाई करना है ना उसके ऑर्डर को, उतने में तो उसको वापस ले जाना रहेगा, तो वो इतना टाइम नहीं आ सकता.
तो तब उसे बाहर नहीं निकाला जाएगा। या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने मना किया है अगर किसी प्रिजन के लिए उसका ऑफेंस को देखते हुए, तो फिर उसे नहीं निकाला जाएगा प्रिजन से बाहर। देन पर्सन्स टू बी ब्रॉट टू कोर्ट इन कस्टडी, तो उसको कस्टडी में रखा जाएगा जब तक उसका एग्जामिनेशन नहीं हो जाता पूरा। देन पावर टू इशू कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ सच पर्सन, अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि एविडेंस उस पर्सन का ज़रूरी है तो कोर्ट एक कमीशन बिठा देगा उस पर्सन का एग्जामिनेशन के लिए। अब ऑर्डर 17 पे आते हैं, एडजॉर्नमेंट। तो एडजॉर्नमेंट क्या होता है कि कोर्ट का तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, मतलब नेक्स्ट हियरिंग पे एडजर्न कर दिया, फिर नेक्स्ट हियरिंग पे एडजर्न कर दिया। तो अब क्या कितने भी टाइम एडजर्नमेंट मांग सकती है क्या पार्टी, कि 5-6 बार मांग रही है एक सूट में एडजर्नमेंट, कोर्ट फ्रस्ट्रेट नहीं हो जाएगा? तो ऐसे 3 बार से ज़्यादा कोई भी पार्टी एडजर्नमेंट नहीं मान सकती। प्लेंटिफ के लिए भी 3 टाइम है, डिफेंडेंट के लिए भी 3 टाइम है, और उसके रीजंस इन राइटिंग रिकॉर्ड करेगा कोर्ट। देन कॉस्ट ऑफ एडजर्नमेंट क्या होता है? कोर्ट एक कॉस्ट, देखो कोर्ट तो पहले एक डे फिक्स करता है फॉर फर्दर हेयरिंग ऑफ द सूट, और उसका जो कॉस्ट होती है वो ऑब्वियसली पार्टी को पे करनी होती है जो एडजर्न करा रहा है। व्हेन द हेयरिंग ऑफ सूट हैज़ कमेंस्ड इट शैल बी कंटिन्यूड फ्रॉम द डे टू डे अंटिल ऑल द विटनेसेस इन अटेंडेंस हैव बीन एग्जामिन्ड। अब सारे पर्सन जो भी विटनेसेस हैं उनका अटेंडेंस और एग्जामिनेशन होना चाहिए, और अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि एडजर्नमेंट करना चाहिए तो वो फॉर द रीजंस जो हैं उसे रिकॉर्ड करेगा और एडजर्नमेंट करेगा। नो एडजर्नमेंट शैल बी ग्रांटेड एट द रिक्वेस्ट ऑफ अ पार्टी एक्सेप्ट वेयर द सर्कमस्टांसेस आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द पार्टी। अगर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जो उसके कंट्रोल के बियॉन्ड हैं, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तब वो एडजर्नमेंट मांग रहा है। मान लो डिफेंडेंट है, वो कहीं हॉस्पिटल में एडमिट है, या प्लेंटिफ हॉस्पिटल में एडमिट है, या प्लीडर नहीं आ पा रहा है, तो कुछ भी ऐसा कुछ अगर उसे ऐसे सर्कमस्टांसेस लगते हैं जो बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ दैट पार्टी है, तो फिर एडजर्न हो सकती है हियरिंग। और कब हो सकती है? द फैक्ट दैट द प्लीडर, ऐसे एडजर्नमेंट नहीं मांग सकते कि जज साहब कोर्ट, वो जो हमारा प्लीडर है वो दूसरे कोर्ट में बिजी है, वो वहाँ केस लड़ रहा है, तो आप प्लीज़ एडजर्न कर दीजिए। ये कोई ग्राउंड नहीं होता एडजर्नमेंट का। तो वेयर द इलनेस ऑफ अ प्लीडर और इनेबिलिटी ऑफ टू कंडक्ट द केस, अब प्लीडर इल हो गया, जो वकील है वो इल है, ये कह के आप एडजर्नमेंट मांग सकते हो क्या? मांग सकते हो, पर आपको ये भी एक रीज़न देना पड़ेगा कि सफिशिएंट टाइम में मैं एक अनदर प्लीडर लेके नहीं आ पाया। Where a witness is present in court but a party or his pleader is not present, विटनेस प्रेजेंट है बट पार्टी और प्लीडर प्रेजेंट नहीं है। अगर प्लेंटिफ का विटनेस है तो विटनेस तो आ गया पर प्लेंटिफ और वकील गायब है, या फिर अगर वो प्रेजेंट भी हैं पार्टी और प्लीडर पर वो एग्जामिनेशन नहीं करवा रहे हैं विटनेस का, क्रॉस एग्जामिनेशन और एग्जामिनेशन करने ही नहीं दे रहे हैं, तो क्या कर सकता है? कोर्ट ऑर्डर पास कर सकता है कि एग्जामिनेशन ऑफ चीफ, या एग्जामिनेशन हो चुका है उस विटनेस का, और ऐसे करके ऑर्डर पास कर सकता है। वो उस पर एग्जामिनेशन पे आप टाइम वेस्ट नहीं करेगा। अगर तुम नाटक कर रहे हो तो नाटक करो, कोर्ट के पास थोड़ा ना टाइम है। तो अगर कोई पर्सन आता नहीं है, ही फेल्स टू अपीयर एडजर्न्ड वाले डे पे भी, तो कोर्ट क्या कर सकती है? जैसे ऑर्डर 9 में हमने पढ़ा था ना कि अगर डिफेंडेंट नहीं प्रेजेंट हुआ तो एक्स पार्टे कोर्ट हियरिंग कर लेगी, प्लेंटिफ नहीं प्रेजेंट हुआ तो डिसमिस हो जाएगा। वही स्टेप्स यहाँ पर भी ले सकता है अगर एडजर्न डेट पे वो लोग प्रेजेंट नहीं हुए तो। देन कोर्ट में प्रोसीड नॉट विद स्टैंडिंग ईदर पार्टी फेल्स टू प्रोड्यूस एविडेंस। व्हेन दोनों पार्टीज फेल हो जाती है टू प्रोड्यूस एविडेंस एंड टू कॉज अटेंडेंस ऑफ द विटनेस, कि सूट, अब देखो कोर्ट ने एडजर्नमेंट तो कर दिया, अब वहाँ एडजर्न डेट पे भी कुछ तुम्हारा केस आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो क्या करेगा? कोर्ट अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता भैया, बहुत केसेस होते हैं कोर्ट के पास। तो अगर पार्टीज प्रेजेंट है तो सूट को डिसाइड कर देगा, या अगर पार्टीज एब्सेंट हैं
तो प्रोसीड अंडर रूल 2। रूल 2 क्या था? नॉन अपीयरेंस में डिसीजन दे देगा, या तो डिसमिस या फिर एक्स पार्टे, जो भी कोर्ट को सही लगता है। अब 19 भी छोटा सा है, ये भी देख लेते हैं। एफिडेविट की बात करता है, तो एफिडेविट में क्या हो सकता है? सारे जो ट्रू हैं, जो भी ट्रू फैक्ट्स हैं वो लिखे होने चाहिए, जो भी आपकी नॉलेज के हिसाब से ट्रू हैं। एफिडेविट में अगर कुछ गलत आपने झूठ लिख दिया तो पर्जरी का केस होगा, ये तो हमें पता है सिंपल भाषा में। तो रूल 1 क्या बोलता है? पावर टू ऑर्डर एनी पॉइंट टू बी प्रूव बाय एफिडेविट। कोर्ट क्या बोल सकता है? अगर उसे ऐसा रीज़न लग रहा है कि कोई फैक्ट है एंड इट शुड बी प्रूव्ड बाय एफिडेविट, वो एफिडेविट के थ्रू प्रूव होना चाहिए, तभी बात मानेगी कोर्ट। तो कोर्ट क्या कर सकता है? उसको एफिडेविट पे लाने के लिए बोल सकता है। या फिर अगर किसी विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन करवाना है तो वो विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन भी बोल सकता है कि आप एफिडेविट के थ्रू कराइए। अब अगर कोई पार्टी खुद बोनाफाइडली लेके आती है किसी पर्सन को कि इसका क्रॉस एग्जामिनेशन आप कर लीजिए, क्रॉस एग्जामिनेशन कौन करता है? ऑपोजिट पार्टी का प्लीडर करता है। तो आप क्रॉस एग्जामिनेशन कर लीजिए, बोनाफाइड वो खुद ही अपने विटनेस को प्रोड्यूस करता है, तो क्या हो सकता है? तब कोर्ट नहीं बोलेगा कि एफिडेविट पे क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, नहीं नहीं, बोनाफाइड किया है ना पार्टी ने, तो तब नहीं बोलेगा। अब कोर्ट क्या कर सकता है? उसके पास पावर है, किस चीज़ की पावर है? अपॉन द एप्लीकेशन, अगर किसी ने एफिडेविट के थ्रू अपना एविडेंस दिया है तब भी कोर्ट क्या कर सकता है? एट द इंस्टेंस ऑफ ईदर पार्टी, अगर कोई भी और पार्टी भी चाहे तो ऑर्डर कर सकता है फॉर द अटेंडेंस फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द डिपोनेंट। अब जिसने एफिडेविट के थ्रू अपना एविडेंस दिया है ना, उस पर्सन को बुला के क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए भी बुला सकता है कोर्ट। डेपोनेंट मतलब जिसने एविडेंस अपना एफिडेविट के थ्रू दिया है। सच अटेंडेंस शैल बी इन कोर्ट, उसका कोर्ट में अपीयर होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन उसका कोर्ट में होगा अगर दूसरी पार्टी चाहती है तो। सो अभी 4, 5, 6 ये कमर्शियल कोर्ट के मैटर्स हैं, कमर्शियल डिस्प्यूट के, तो दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एंड वील cover the other orders in our next video.